हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकेंड पार्ट ऑफ ब्लड टेस्ट। हम सेकेंड पार्ट में ये देखने वाले हैं कि फर्स्ट पार्ट में जो हमने आपको ब्लड टेस्ट बताए कि ये ब्लड टेस्ट करने होते हैं, AMH करना है, FSH करना है, ये क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये ब्लड टाइप्स पता होने चाहिए कि कौन सा ब्लड टाइप है, कौन सा ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं। क्योंकि बहुत बार आपका ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसा होगा। मैं एक एग्जांपल अगर दूं, अगर आपका AMH लो है तो आपका अलग टाइप का टेस्ट होगा, आपका IVF का ट्रीटमेंट अलग होगा। आपका AMH अगर नॉर्मल है, आपका सीमन टेस्ट नॉर्मल है, ब्लड के पैरामीटर्स मेल में फीमेल में सब सेम है तो अलग होगा। आप अगर कोई HIV या हेपेटाइटिस पॉजिटिव है या सिफिलिसिस है, कोई अलग बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, तो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। इसीलिए ब्लड टाइप और ब्लड टेस्ट, अगर मैं बोलूँ सिंपली, ये बहुत ज़रूरी है करवाना। सो फ्रेंड्स, मैं सूर्यकांत प्रसाद एट अरुण फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर आप लोगों को अब बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या कारण है कि ये टेस्ट हमें करवाते रहना चाहिए। सो फर्स्ट टेस्ट आता है ब्लड टाइप एंड RH। ब्लड टाइप एंड RH में हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप आपका क्या है। इन केस आपका कोई छोटी सर्जरी हुई और ब्लड लॉस हुआ, उस केस में हमें दूसरे ब्लड आपको चढ़ाने पड़ते हैं। ये ब्लड टाइप आपका पता होना ज़रूरी है और उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि आप RH पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है, ये जानना भी ज़रूरी है। O पॉजिटिव अगर कोई पेशेंट है उसको हम A या B ग्रुप का नहीं दे सकते, या फिर कोई नेगेटिव है उसको पॉजिटिव नहीं दे सकते। इसलिए ब्लड ग्रुप जानना और ब्लड टाइप जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोई भी पेशेंट जो IVF में आ रहा है उसका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करना ज़रूरी है। वो इसलिए कि अगर वो पेशेंट किसी भी तरीके का अनीमिया पेशेंट है या फिर वो उसका कैरियर है, ये जानना ज़रूरी है। या फिर आप oocyte डोनेशन या स्पर्म डोनेशन ले रहे हो, उस केस में भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि कहीं आप अनीमिया पेशेंट तो नहीं, आप कोई कैरियर तो नहीं। अगर है तो उस केस में डोनर की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है कैरियोटाइपिंग। कोई भी पेशेंट जिसकी एज स्पेशली ज़्यादा हो गई है या फिर आपकी हिस्ट्री है, आपके घर में किसी को जेनेटिक अबनॉर्मल बेबी है, या फिर आपकी एज हो चुकी है 35, एज अ फीमेल आपकी एज 35 हो चुकी है, एज अ मेल आपकी 40-45 प्लस हो चुकी है, तो आपको कैरियोटाइपिंग भी करवा लेना चाहिए। इसमें अलग अलग टाइप के जो जेनेटिक डिजीज़ेस होते हैं उसका पता चल जाता है कि आपको अगर कोई जेनेटिक डिजीज़ होने के चांसेस है, नहीं है, आपके क्रोमोसोम उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो दिखा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है CBC। इसमें हम ये चेक करते हैं कि ब्लड कितना हेल्दी है, इसमें कोई किसी भी टाइप का प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं है, प्लेटलेट काउंट कितना है, क्या वो कहीं पे जाके जम जाएगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है HbA1c। ये एक टाइप का ब्लड शुगर टेस्ट है। इसमें हम ये देखते हैं कि ब्लड का शुगर लेवल लास्ट 3 मंथ्स में कैसा था या लास्ट 2 मंथ्स में कैसा था। नेक्स्ट आता है रैंडम ब्लड शुगर। इसमें हम ये देखते हैं कि अभी करंटली आपका ब्लड शुगर कैसा है। ये सारे ही पेशेंट्स में होता है, मतलब आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप दोनों ही के केस में ये ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरल टेस्ट के लिए। वायरल टेस्ट में वायरल मार्कर्स में HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस, रुबेला। सिफिलिस के लिए हम वर्ड VDRL यूज़ कर लेते हैं, रुबेला के लिए टॉर्च, क्योंकि उसमें और भी कुछ टेस्ट आ जाते हैं। पहले अगर हम रुबेला की बात करें तो रुबेला वायरल मार्कर्स सारे के सारे OPU से पहले, यानी कि IVF में आने से पहले कराना होता है। रुबेला, अगर एक पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसको उस टाइम रुबेला अगर हो जाए, रुबेला पॉजिटिव हो जाए, तो जो बेबी होता है उसमें कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम्स आ जाते हैं। इसमें होता ये है कि ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब ग्रोथ रुक जाती है बच्चे की, या फिर बच्चा बहरा हो सकता है, या फिर उसमें हार्ट में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर वो मेंटली रिटायर्ड, यानी कि मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। तो इसीलिए रुबेला टेस्ट पॉजिटिव अगर पेशेंट पहले ही हो जाए, मतलब
अगर आप फीमेल हैं और आप पहले से अभी प्रेगनेंसी से पहले ही आपको रूबेला हो गया तो ये अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो हम आपको उसका टीका देते हैं, यानी कि इंजेक्शन देते हैं। अब हम जब बात करें HIV, हेपेटाइटिस बी, सी या सिफिलिसिस की, फ्रेंड्स इस केस में आपको अगर एज अ फीमेल HIV है या हेपेटाइटिस है या दूसरी जो बीमारियां मैंने बताई वो है, तो हम आपको पहले एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। ये ड्रग्स देने से आपका जो भी वायरस है वो आप तक ही सीमित रहता है, ये बच्चे में नहीं जाता। आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो भी ये बच्चे में नहीं जाएगा। उसके बाद ध्यान ये देना होता है कि जब बच्चा जब जन्म लेता है, बेबी जब बॉर्न होता है, उस टाइम पे हमें उसे कुछ टीके देने पड़ते हैं और ध्यान देना पड़ता है कि किसी भी टाइप का ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना हो या फिर किसी भी टाइप का फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन ना हो, क्योंकि उस वजह से डायरेक्टली बेबी अफेक्ट हो सकता है, इन्फेक्ट हो सकता है और माँ अपना दूध इस कंडीशन में उस बच्चे को नहीं पिला सकती। लेकिन इसका प्रिवेंशन यही है कि आप एंटीवायरल ड्रग्स ले लें। IVF में वायरल लोड अगर ज़्यादा है, कम है, तो हम उस जो oocyte है, एग है फीमेल का या स्पर्म है, दोनों में ही उनको वॉश करते हैं, तो वायरल लोड कम करके हम IVF कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेल पार्टनर्स की। मेल पार्टनर में अगर HIV या हेपेटाइटिस हो जाए तो क्या करना है? अगर ये पेशेंट आप IVF में कराते हैं, IVF ट्रीटमेंट कराते हैं बेबी के लिए HIV या हेपेटाइटिस होने के बाद, तो ये एक्सट्रीमली रेयर हो जाता है कि ये आपसे आपके बच्चे में जाए। क्यों? क्योंकि पहले ये बीमारी वाइफ में जाएगी, उसके बाद वो बच्चे में जाएगी। अगर HIV का केस मैं ले लूँ तो HIV पहले फीमेल को होगा। अगर फीमेल को होगा और मेल पॉजिटिव है तो हम फीमेल को एंटीवायरल ड्रग्स दे देते हैं और ये फिर नॉर्मल जो फीमेल में एक प्रोसीजर हमने अपनाया, सेम प्रोसीजर अपनाते हुए बेबी को इन्फेक्ट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हार्मोनल टेस्ट की। हार्मोनल टेस्ट में हम अगर थायराइड टेस्ट लें, TFT, वो IVF में आने से पहले कराना चाहिए। अगर थायराइड पेशेंट फीमेल पेशेंट में ज़्यादा है तो उनको इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। अगर थायराइड कम है तो मिसकैरेज और जो बेबी है उसका इंटेलिजेंस लो होना, प्रीमेच्योर बर्थ और इन्फेंट डेथ ये तक हो सकते हैं। इसलिए TFT फीमेल्स को कराना ज़रूरी है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में अगर थायराइड ज़्यादा हो जाए तो स्पर्म का जो सीमेन का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है और अगर थायराइड कम है तो स्पर्म मोटिलिटी और काउंट ये डिक्रीज हो जाता है मेल्स में। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन। अगर हम प्रोलैक्टिन की बात करें तो इसे PRL करके भी हम लिखते हैं। ये भी IVF से पहले कराना होता है। प्रोलैक्टिन में अगर फीमेल को प्रोलैक्टिन ज़्यादा है, उसके लेवल ज़्यादा हैं, तो उससे ओवुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है। ओवुलेशन नहीं होगा या फिर बहुत एक साइकिल में हुआ, दूसरी साइकिल में नहीं हुआ, ऐसे भी हो सकता है। इस केस में अगर प्रोलैक्टिन लेवल लो है तो आपको FSH और LH लेवल डिक्रीज हो सकता है। यानी कि अगर आप प्रोलैक्टिन लेवल कम है तो आप नॉर्मल मेडिसिन ले करके इसे रेगुलेट कर सकती हैं ताकि आपको IVF के बजाय नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाए। अगर हम मेल की बात करें तो मेल्स में भी प्रोलैक्टिन IVF से पहले कराना चाहिए और अगर हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स हैं तो सेक्स ड्राइव लो हो सकती है, इरेक्टाइल डाइफेक्शन हो सकता है, मिल्क सिक्रीशन भी हो सकता है रेयर कंडीशंस में। प्रोलैक्टिन लेवल्स अगर लो है तो प्री मेच्योर एजैकुलेशन हो सकता है, स्पर्म काउंट और मोटिलिटी लो हो सकती है। AMH एंटी मलेरियन हार्मोन। AMH सिर्फ फीमेल्स में करते हैं। फीमेल्स में ये OPO से पहले करना पड़ता है ये देखने के लिए कि लेवल हाई है या लो। अगर नॉर्मल से ज़्यादा हाई है AMH तो आपका जो कंडीशन है वो PCO कंडीशन में आता है, मतलब आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर वो लो है तो आपका एग रिजर्व, क्योंकि AMH बेसिकली आपके एग रिजर्व को बताता है। अगर AMH लो हो गया तो आपके अंडे बहुत कम निकलेंगे या फिर शायद वो ना निकले और आपको डोनर की तरफ जाना पड़ सकता है। FSH
एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, FSH के साथ LH भी एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। FSH और LH दोनों ही OPU से पहले, IVF में आने से पहले एक बार चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि आपका जो रेगुलर पीरियोडिक साइकिल है ये कैसा चल रहा है, क्योंकि ये दोनों हार्मोन ऐसे हैं जो आपके फॉलिकल ग्रोथ को और आपके फॉलिकल के मैच्योरेशन लेवल को देखते हैं। LH मैच्योरेशन देखता है और FSH ग्रोथ को देखता है फॉलिकल्स के। अगर बात करें मेल पार्टनर में, तो FSH अगर हाई है तो स्पर्म प्रोडक्शन लो हो जाता है और LH अगर लो है तो स्पर्म प्रोडक्शन लो हो जाता है। नेक्स्ट है एस्ट्राडियोल या फिर E2 करते हैं जब आपका इंजेक्शन स्टिमुलेशन IVF के लिए स्टार्ट हो चुका है। E2 ये बताता है कि आपका फॉलिकल ग्रोथ कैसा हो रहा है, आपके अंडे कितने बने हैं, 10 बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, ये लेवल बताता है। उसके बाद ईस्ट्रोजन करते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ट्रिगर देने से पहले करते हैं, ये देखने के लिए कि आपका अब जो फॉलिकुलर ग्रोथ है वो कैसा है, उसका मैच्योरेशन लेवल अच्छे से हो रहा है या नहीं। उसके लिए प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों आपका देखते हैं OPU में ट्रिगर देने से पहले। प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन वापस से एक बार चेक करते हैं जब हमें ये देखना है कि आपका लाइनिंग एंडोमेट्रियम का अच्छे से बन रहा है कि नहीं। ये प्रोजेस्टेरोन आपका एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है और ईस्ट्रोजन आपके एंडोमेट्रियम को बनाता है, उसको मैच्योर करने में हेल्प करता है। लास्ट टेस्ट है आपका बीटा एसिड टेस्ट। ये टेस्ट तब करते हैं जब हम आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं और डिपेंड करता है कि डे 3 है या डे 4, डे 5, आपको उस हिसाब से 15 दिन या 18 दिन पे बीटा एसिड टेस्ट कराना पड़ता है आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो ब्लड टेस्ट का, जहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि कौन सा ब्लड टेस्ट कब कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं जो जनरली दूसरे डॉक्टर्स, दूसरे IVF सेंटर्स आपको रिकमेंड करते हैं, लेकिन हर टेस्ट हर बार कराना ज़रूरी नहीं होता और कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं जो रिपीट भी होते हैं। डिपेंड करता है कि उसकी कब ज़रूरत है। जैसे आपने वीडियो में देखा, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये टेस्ट रिपीट हो रहे हैं। कुछ टेस्ट कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं, स्कैन्स रिपीट होते रहते हैं। सो सारे पेशेंट के इक्वल नंबर ऑफ टेस्ट नहीं होते। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको शायद 10 ब्लड टेस्ट कराने पड़े और कुछ पेशेंट हैं जिसको शायद 3 या 4 ब्लड टेस्ट में ही ख़त्म हो जाता है। सबके हार्मोन लेवल्स भी शायद हर बार चेक ना करने पड़े। तो फ्रेंड्स, हर पेशेंट अपने आप में यूनिक है और उसके ब्लड टेस्ट भी यूनिक होते हैं, इसीलिए हर पेशेंट का ब्लड टेस्ट सेम नहीं होता, वो वेरी करते हैं और बार बार शायद कराने पड़े या कभी कभी एक बार करा के भी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो हमें आप रीच कर सकते हैं IVF सेंटर 11 चरमा में, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।